भारत की सेना ने हाल ही में म्यांमार में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN कैपलंग वर्जन और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट फैक्शन, इन दो संगठनों के ऊपर एक ड्रोन बेस्ड सर्जिकल ऑपरेशन किया है। इस सर्जिकल ऑपरेशन में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही में मिलिट्री इंटेलिजेंस के कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे एक ये बहुत ही प्रिसाइज सर्जिकल ऑपरेशन म्यांमार की टेरिटरी में ड्रोन के तरीके से किया गया है। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि ये ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों थी और साथ ही में ये दो ग्रुप्स जो है भारत के किस प्रकार के थ्रेट आज की डेट में बने हुए हैं। 1979 में उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम का गठन हुआ था, लेकिन कुछ सालों के बाद इसमें एक स्प्लिट आया और आज एक संगठन बना है जिसका नाम है उल्फा इंडिपेंडेंट। ये एक ऐसा फैक्शन है जो हार्डलाइन फैक्शन है और इसको परेश बारुआ लीड करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चाहता है कि एक सोशलिस्ट इंडिपेंडेंट असम बने आर्म्ड स्ट्रगल से यानी कि वायलेंस से। ये हमेशा से ये चाहता है और कहता आया है कि असम भारत का कभी पार्टी नहीं था। इनफैक्ट परेश बारुआ का जितना भी प्रोपोगेंडा भारत के असम के अंदर फैलाया गया है उसमें उसने ये बात बोली है कि भारत एक ऑक्यूपाइंग इलीगल फोर्स है जो कि असम घाटी में तेल और ख़ास करके वहाँ पर जो चाय पत्ती का उत्पाद होता है उसमें बेसिकली इलीगली ऑक्यूपाई करके कंट्रोल कर रहा है। इसी रीज़न से अगर आप देखो तो उल्फा हमेशा से भारत की सेना को टारगेट करता आया है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता आया है और हिंदी के बोलने वाले जितने भी माइग्रेंट लेबर्स जो टी प्लांटेशन एक्टिविटी में असम में काम करने जाते हैं उनके ऊपर उसने आक्रमण किया है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो है वो पहले एक सिंगल ग्रुप हुआ करता था। उसको फाइंड किया था बेसिकली आइसेक मुहिवा और खैपलंग ने मिलकर, पर रॉबर्ट खैपलंग और आइसेक मुहिवा के बीच में कुछ अनबनी होने के कारण इन दोनों ग्रुप्स में एक स्प्लिट हो गया था। स्प्लिट होने के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइसेक मुहिवा के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी, लेकिन रॉबर्ट खैपलंग ने उस अंडरस्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसने अपना एक फैक्शन खैपलंग का अलग कर लिया था। आज की डेट में खैपलंग वाला जो फैक्शन है वो म्यांमार में बेस्ड है और म्यांमार के सगियोंग रीजन में वो बेस होकर वहाँ से वो एक नागालिम के ड्रीम को चलाता है। वो कहता है कि हमें नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर और म्यांमार के टुकड़े तोड़कर एक ग्रेटर नागालैंड बनाना है। सबसे बड़ी बात उल्फा के बीच और NSCN के बीच में फ़र्क ये है कि उल्फा अगर आज की डेट में भारत के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही है ये कह के कि हमें भारत की ट्रूप्स को, हमें भारत की हिंदी स्पीकिंग माइग्रेंट्स जो बेसिकली जाते हैं वहाँ पर असम में काम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना है, तो NSCN इन कंट्रास्ट खैपलंग वाली वो भारत के मैप को ही नहीं मानती। वो कहती है कि जो भारत का मैप है जिसमें नागालैंड बना है हम उस नागालैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। वो नॉर्थ ईस्ट के पूरे मैप को रिजेक्ट करते हुए कहती है कि नॉर्थ ईस्ट का इनकरेक्ट मैप है क्योंकि हमें नागालैंड एक ऐसा चाहिए जो कि ग्रेटर नागालैंड है जिसको नागालिम के नाम से नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर और म्यांमार के इलाकों को जोड़कर बनाना है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो दो संगठन हैं ये बड़े लंबे समय से भारत के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों ने म्यांमार में अपना बेस बना रखा है। भारत और म्यांमार के बीच में 1640 किलोमीटर की अप्रॉक्सीमेटली एक सीमा है। ये सीमा में फेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये घने जंगलों के बीच है। यहाँ पर ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पर स्वैम्पी लैंड्स हैं। इन कारण से छोटे छोटे रिवरिन्स, नाले, इनके कारण से बॉर्डर पूरा वहाँ पर एक तरीके से फेंस्ड नहीं है। इस चीज़ का एडवांटेज ये ग्रुप्स उठाते हैं। इन्होंने म्यांमार के उस साइड पर ट्रेनिंग कैंप बना रखे हैं, बंकर बना रखे हैं, आर्म्स स्टोरेज बना रखे हैं। एक दूसरे के साथ जॉइंटली ये लोग ट्रेन भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात 2015 में चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने नॉर्थ ईस्ट के अंदर उल्फा इंडिपेंडेंट को, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड रॉबर्ट खैपलंग वाले ग्रुप को और अन्य जितने नॉर्थ ईस्ट में लड़ने वाले जो भारत के खिलाफ ग्रुप थे उन सारों को जोड़कर यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की हुई है। आज यदि इनमें से कोई भी संगठन भारत के खिलाफ कभी भी कोई ऑपरेशन करता है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं करता, वो चाइना की इस यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया के अंडर करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये लोग भारत के खिलाफ जितनी भी लड़ाई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत जब लड़ते हैं तो चाइना इनकी पूरी मदद करता है। चाइना ने इनके जितने भी काडर हैं उनको ट्रेनिंग दी है, उनको टाइप 81 के राइफल दिए हैं, AK असॉल्ट राइफल्स दिए हैं, कम्युनिकेशन गियर जिसके तहत ये लोग कम्युनिकेट करते हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स का प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें इनको दी हैं। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पहली बात ये सर्जिकल स्ट्राइक जो अभी हुई इसकी आवश्यकता क्यों थी। हमें एक चीज़ समझनी है
और वो ये है कि चाइना हमेशा इन प्रॉक्सी ग्रुप्स का सहयोग तब लेती है जब उसको भारत के खिलाफ कोई मनमानी करनी होती है। आपने हाल ही में ऑब्जर्व किया कि किस प्रकार से भारत की सरकार ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी, उनके बारे में कुछ चर्चाएं करी, भारत के कुछ बड़े मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक की तरफ से स्टेटमेंट्स आए। इस कॉन्टेक्स्ट से चाइना भुखला गया। तो जैसे ही चाइना कभी भुखलाता है वो बेसिकली इन कैडर्स को एक्टिवेट कर देता है। इन कैडर्स को एक्टिवेट करके वो कुछ ना कुछ गतिविधि करवाने की कोशिश करता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इस बात को शायद भूल चुका है कि जो भारत के लेटेस्ट रॉ चीफ हैं पराग जैन, वो एविएशन रिसर्च सेंटर से रॉ के चीफ बने हैं। आज की डेट में भारत के पास जो सैटेलाइट लेवल पर इमेजरी है वो इतनी माइन्यूट और प्रिसाइज है कि जैसे ही चाइना ने इन कैडर्स को एक्टिवेट किया, इस गतिविधि को जब भारत की इंटेलिजेंस ने ऑब्जर्व किया तो एक प्रीएम्प्टिव लेवल पर ये सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता हुई कि इससे पहले कि ये लोग कोई ऑपरेशन करें, इनके ही कैडर मार गिराए गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना आफ्टर ऑल इन जैसे संगठनों का समर्थन करता क्यों है, चाइना को इन जैसे संगठनों का समर्थन करके मिलता क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं जिसके तहत चाइना ये खेल खेल रहा है। सबसे पहले चाइना डिलिबरेटली इन संगठनों को सपोर्ट करता है इस रीज़न से ताकि आज एक सेकंड फ्रंट इनके खिलाफ भारत के खुला रहे। अब आप सोच के देखिए कि एक जगह पर पाकिस्तान है, एक जगह पर चाइना खुद फ्रंट है, दो फ्रंट ये हमारे सामने बने हुए हैं। और यहाँ पर जब चाइना म्यांमार घाटी में इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को बेसिकली एक्टिवेट कर देता है तो इसकी वजह से एक चीज़ तय हो जाती है कि मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट हमारी म्यांमार की सीमा की ओर भी डाइवर्ट होती है। ये डाइवर्जनरी टैक्टिक चाइना के केस में एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है जो वो अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में देखता है। दूसरा, म्यांमार आज की डेट में चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक हैंड ब्रेक है भारत के ऊपर। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। आज अगर म्यांमार को अनस्टेबल रख के म्यांमार से इन प्रॉक्सी ग्रुप्स की प्रयोग करके अगर भारत के खिलाफ वो इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को नॉर्थ ईस्ट में यूज़ करेगा चाइना, तो कहीं ना कहीं वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के पूरे डेवलपमेंट को रोक पाएगा। इसी रीज़न से हम कहते हैं कि म्यांमार में ये जो बैठे हुए प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इनका प्रयोग करके म्यांमार आज की डेट में चाइना के साथ मिलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक स्ट्रेटेजिक हैंड ब्रेक बना हुआ है। तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आज जब भी चाइना को किसी प्रकार की कोई गतिविधि करनी होती है, खास करके जिससे कि वो भारत का एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और असेसमेंट लार्जर रीजन से रोकना चाहे, तो वो इस पर्टिकुलर एरिया में इन प्रॉक्सी ग्रुप्स का प्रयोग करता है। केस इन पॉइंट, जैसे भारत ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान जो है, जिसके तहत आज भारत इंगेज करता है अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जब भारत किसी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ इंगेज करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए आज चाइना म्यांमार का प्रयोग करके इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को एक्टिवेट कर नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा लॉन्च पैड है जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आसियान के साथ एंगेजमेंट दोनों को मजबूत करता है। नॉर्थ ईस्ट अगर बेसिकली वोलाटाइल रहेगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक चीज़ ये भी वोलाटाइल रहेगी कि भारत का लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट नहीं हो पाएगा उस एरिया के साथ। इसके साथ साथ भारत के केस में चाइना एक और बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। जब भी किसी भी प्रकार के कोई प्रॉक्सी ग्रुप्स को एक्टिवेट करके चाइना यूज़ करता है, वो चाहे पाकिस्तान के थ्रू हो या म्यांमार के थ्रू हो या कल को बांग्लादेश के थ्रू हो, एक चीज़ हमें समझनी है कि इससे चाइना भारत को हमेशा रिएक्टिव रखता है। और क्योंकि भारत को बार बार ये पता होगा कि प्रॉक्सी ग्रुप्स का व्यवहार हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो पता नहीं कब एक्ट करते हैं, तो भारत को हमेशा एक रिएक्टिव नज़रिए से चीज़ों को देखना है। इससे भारत के ऊपर जो खमियाजा आता है वो ये है कि भारत कभी भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इवॉल्व नहीं कर पाता। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब है कि कभी भी लॉन्ग टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को इवॉल्व नहीं कर पाता। यहाँ पर इस प्रकार से भारत की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसके ऊपर भी एक प्रकार का आज चाइना ब्रेक लगाता है इन प्रॉक्सी ग्रुप्स का प्रयोग करके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ड्रोन बेस्ड सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये पहली बार भारत ने ड्रोन्स का प्रयोग करके एक सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू कैडर एलिमिनेशन का काम किया है। इससे एक सबसे बड़ा मैसेज ये चला गया है कि पहली बात तो भारत आज की डेट में एक डेटरेंट चाइना के खिलाफ हमेशा क्रिएट करेगा, और सबसे बड़ी बात भारत ने ये मैसेज भी दे दिया है म्यांमार को कि आज की डेट में अगर तुम्हारी टेरिटरी से किसी प्रकार के कोई नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग होगा तो हमें अपने ट्रूप्स को वहाँ पर भेजने की आवश्यकता नहीं, अब हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्जिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव से भारत ने ये सर्जिकल स्ट्राइक अभी हाल ही में की है।